Radhe Radhe guys. In this lecture we are starting a new chapter called vector algebra. एक और टर्म आता है वेक्टर कैलकुलस जो कि हमारे ट्वेल्थ लेवल तक के लिए नहीं है। ग्रेजुएशन सब में अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो वेक्टर कैलकुलस का भी एक सीरीज आएगी, लेकिन ये सीरीज हम लोग वेक्टर कैलकुलस अलजेब्रा का हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो पहले वेक्टर हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे, फिर हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, वेक्टर इक्वेशंस। और इन सभी टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट ये भी होगा, क्या कहते हैं आपका क्वेश्चंस भी होंगे बेस्ट लेवल के, बेसिक टू एडवांस, एंड देन फिर क्या कहते हैं कुछ आंसर सीट और असाइनमेंट देंगे हम, एंड फिर क्या कहते हैं ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगी। तो ये एक सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगे इस पे, जिसमें हम पूरा लेक्चर को, पूरा चैप्टर को इन डिटेल वे में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 पे नोटिस नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेक्टर वर्ड मीन्स क्या होता है, वेक्टर आया कहाँ से। तो ये जो वेक्टर वर्ड है वो वर्ड एक लैटिन वर्ड जिसका जो विहेरे, VESERE, ये वर्ड से आया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, टू कैरी। तो सबसे पहले इसके बारे में जो बताए थे वो 19 सेंचुरी में अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, और वो एक मैथमेटिशियन भी थे, विलियर्ड गिब्स, जो जिसका इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। इन्होंने इसके बारे में क्या किया था, बताया था। इसके साथ साथ एक और थे हैवीसाइड, जिन्होंने इनके ऊपर काम किया था। ये दोनों अलग अलग काम किए थे और वेक्टर्स को एक क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस में लाए थे वेक्टर्स को। नेक्स्ट बहुत सारे अदर साइंटिस्ट आए थे, क्या कहते हैं एरिस मैथमेटिशियन विलियम रॉबर थे, फिर हैमिल्टन थे, फिर मैक्सवेल का भी इन्होंने बहुत सारे मतलब मदद रहा है। इस धीरे धीरे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट और सीरीज ऑफ इन्वेंशंस होते रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं आपको वेक्टर्स को इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस में लाया, इसको पीक पे लाया, और बहुत सारे इसमें बहुत सारे टर्म्स एडेड हुए हैं। और आज तो हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे ही, जो कि एक पोर्शन होगा, कंप्लीट थ्रू आउट वेक्टर्स हम पढ़ ही नहीं पाएंगे और फॉर दिस लेवल। So now in this lecture, in this whole series, we'll discuss the vector algebra till the for the if you are for the mathematics. अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और आप मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैथ्स में जो वेक्टर एक चैप्टर आता है क्लास 12th में, वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में भी आपको क्या होंगे, ये वेक्टर्स काम करेंगे। सो आई जस्ट दैट्स वाई मैंने एक ऐसा सीरीज बनाया जिसमें कि आपका मैथ्स का और फिजिक्स का दोनों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, एक डिटेल में हम लाए। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि सर वेक्टर वर्ड जो है, वेक्टर जो अलजेब्रा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ये वेक्टर अलजेब्रा आया क्यों। देखो कि पहले जो हमारे पास कंसेप्ट था कि 5+5=10, ये कंसेप्ट हर जगह सही नहीं हो रहा था। कैसे सर, अब जैसे मान लो कि अगर तुमने 5 kg चीनी खरीदा और फिर 5 kg चीनी खरीदा, तो अगर तुम इस दोनों को एक थैला में दे दोगे तो आपको कितने kg चीनी मिलेंगे, 10 kg चीनी मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, और फिर क्या कहते हैं इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे कितने फोर्स होने चाहिए, यहाँ पे 0 न्यूटन फोर्स आ जाता है। सो ये कैसे आता है और बाद में डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहाँ पे 5 kg 10 kg हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 न्यूटन 0 न्यूटन हो रहा है। अगर यहीं पे 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन ये हो गया, अब 5 न्यूटन इधर हो गया, तो ये 10 न्यूटन हो रहा है। तो यहाँ पे जो देखा गया कि इस चीज़ से इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा। जैसे हम पहले इसको सॉल्व करें तो इसको इस तरह से हम डिस्क्राइब कर ही नहीं पा रहे थे। सो हमको ये चीज़ एक नया टर्म ऐड करना पड़ा, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किए, तो हमको एक नया टर्म वेक्टर के बारे में पता चला। ये जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद किए जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया, आपका मैकेनिक्स हो गया, और भी ब्रांचेज हैं जहाँ पे इस वेक्टर्स का क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो यहाँ से हमको आवश्यकता हुई और हम और भी डिटेल में इसको एक्सपेरिमेंट कर करके नई नई चीज़ें ऐड करते गए। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहले उस चीज़ को देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर,
जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है। जो भी चीज़ें आपका मतलब क्या कहते हैं, वेट हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, बेसिक क्वांटिटी एंड रैप्ड क्वांटिटी। तो जब क्लास 11th को से जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। बट यहाँ पे जो हम फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग बांटते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वही चीज़ है यहाँ जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखो कि ये जो सिंपल अलजेब्रा जो हम लोग को पहले पता था कि 5 + 5 10 होता है, तो ये वाला जो अलजेब्रा था या फिर ऐसे क्वांटिटी जिस पे ये अप्लीकेबल हो, ये वाला तरीका क्या हो, अप्लीकेबल हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। और एक ऐसा मतलब क्वांटिटी जिसको हम लोग इस तरीके से ऐड अप करना पड़े, मतलब ये तरीका अप्लीकेबल ना हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वैसे जनरल डिफिनेशंस तो होते हैं कि द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ is called vector quantity, and the quantity which have only magnitude is called scalar quantity. But the main concept is behind this is कि क्या कहते हैं, जिसको हम सिंपली इस तरह से ऐड करके निकाल सकते हैं उसे वेक्टर स्केलर बोलेंगे, और जिसको इस तरह से निकालना पड़ेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। तो सो दिस थिंग्स आर जो हमने डिफाइन किया वो यही चीज़ें हैं। स्केलर क्वांटिटी के बाद क्या क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मीन्स उसको डायरेक्शन पे या फिर सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से क्या हो सकते हैं, वो ऐड हो सकते हैं। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे काम करते हैं। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लिए हो, इस पर आप क्या कर रहे हो, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगी। तो इसका जो मोशन है या फिर इसमें जो चेंज आए हैं, इसमें जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस आपके फोर्स के डायरेक्शन से डिपेंड कर रहा है। अगर आप फोर्स इधर लगाते तो ये ऑब्जेक्ट किधर कहीं और जाता। तो मीन्स फोर्स में क्या हो रहा है, आपको डायरेक्शन भी क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। हम फोर्स किधर लगा रहे हैं वो मायने रख रहा है। अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का कहीं और डिफॉर्मेशन होगा या फिर कहीं और किसी और डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। तो सो फोर्स आप किधर लगा रहे हो ये बहुत मायने रखता है। बट अगर हम कोई किसी वेट, आप क्या कहते हैं, आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, चाहे आप इधर से जाए हो, इधर से जाओ या इधर से जाओ, आप कितना चल रहे हो वो अलग चीज़ें हैं। आप इधर से भी जाओगे तो आप यहीं पहुँचोगे, आप यहाँ से भी जाओगे तो यहीं पहुँचोगे, और कितना पाथ आपने कवर किया है वो सभी हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर गए, इधर डायरेक्शन से गए तो कुछ और होगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अलग अलग पाथ से जाके। ऐसा नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन में गए तो आप इसीलिए इतना दूरी तय करना पड़ा। ऐसा नहीं कि अगर इसी डायरेक्शन में गए और इतना दूरी तय कर लिए तो यहाँ पे डिफरेंट होगा, इतना भी यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो यहाँ जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में गए तो इतना डिस्टेंस कवर किया। हम अगर इसी डायरेक्शन में गए और इतना दूरी डिस्टेंस कवर कर लिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि इसी डायरेक्शन में जाने के बाद इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एक किसी भी डायरेक्शन में जाने से इस पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सो दिस इज़ व्हाट कि फोर्स और डायरेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, मान लो पहले हल्के से पुश किए तो थोड़ा सा आगे जाएगा, और बहुत ज़ोर से पुश किए तो बहुत आगे जाएगा। तो ये कितना अमाउंट, मैग्नीट्यूड इज मीन्स अमाउंट कि आप कितना फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके मैग्नीट्यूड हो जाते हैं। मीन्स आपने इसी डायरेक्शन में चला और इसी डायरेक्शन में ऐसे चला, इसमें से अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए, इस अलग से अलग डिस्टेंस किए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए इससे हो जाए, यही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स आप कितना चल रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें धीरे धीरे ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, लेकिन इधर कितना फोर्स लगा रहे हो वो भी ज़रूरी है, और किधर फोर्स लगा रहे हो वो भी ज़रूरी है। इसलिए क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बट कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें कि डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लॉक का एग्जांपल लूँ तो क्लॉक कुछ ऐसा होता है, 4 5 होगा, 4 5 7 8 10 11 ये होगा। अब मान लो कि अब क्या कहते हैं, कोई अगर मान लो कि आवर हैंड ही लेते हैं, मान लो तो ये मिनट हैंड है, वैसे लंबा हो गया तो ये मिनट हैंड है। ये कितना डिस्टेंस आपका जा रहा है, ये मिनट हैंड आपको ये मिनट हैंड जो है आपको हमेशा देखोगे इसी डायरेक्शन में जाता है। कभी देखे हो कि ये इधर से जाता है, नहीं। देयर इज अ फिक्स डायरेक्शन टू मूव द मिनट हैंड। ये जो मिनट हैंड मूव करते हैं फिक्स डायरेक्शन में होता है। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, क्या कहते हैं, ये पहले 10 मिनट चला
और फिर 10 मिनट चला, तो क्या बोलोगे ये कितना डिस्टेंस चला, 20 मिनट चला, है ना, मीन्स 20 मिनट कवर हुआ इसका। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जिसको सिंपल वे में ऐड कर दे वो क्या होता है, स्केलर होता है। क्या इसको सिंपल वे में ऐड कर दें, यस, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। बट हियर यहाँ इसके पास तो डायरेक्शन है, सो समटाइम्स जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, बट इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, स्केलर में, क्योंकि इसको सिंपल वे से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वही चीज़ अब देखो करंट की बात, अगर मान लो करंट का भी एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, मतलब एक वायर है, वायर में जो करंट फ्लो होता है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं हो कि वायर में इधर से इधर जा रहा है या फिर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है। स्टिल उसको अगर मान लो कि एक करंट, एक बार पहले हमने 5 एम्पियर दिया करंट छोड़ा, फिर भी उसमें 5 एम्पियर करंट जोड़ा, तो 10 एम्पियर करंट जाएगा। तो इसको सिंपल वे से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्शन तो है, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि इसको ये वाला मेथड लगे, तो इसको हम किस में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में लगते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें हम कंसेप्ट करते हैं, वो जो हमारा प्री डिफाइंड डिफिनेशन होता है कि द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर। सो यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, अब वायलेट हो रहा है। तो सो सिंपल वे हम क्या ध्यान रखना है कि स्केलर आर दोज विच कैन बी whose ऑपरेशन कैन बी डन बाय द सिंपल अलजेब्रिकल मेथड। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जोड़ घटाओ गुना भाग। लेकिन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय द सिंपल अलजेब्रिकल मेथड। इसके लिए हम अदर मेथड्स पढ़ेंगे कि इसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो वो क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। आई होप आपको स्केलर एंड वेक्टर के बारे में ब्रीफ आइडिया हो गई होगी। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे कि भाई वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, आई होप वो नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए तो थोड़ा सा बैक जाके आप पॉज करके नोट कर लेना। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकली जो होते हैं सॉरी, ज्योमेट्रिकली जो वेक्टर होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर ए कोई वेक्टर है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई वेक्टर है ये, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, मतलब ए से बी, और इसके ऊपर क्या करते हैं कि तीर का साइन, एरो का साइन दे देते हैं। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। यहाँ पे जो है ये ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर स्टार्ट कहाँ हुआ, यस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये तो इन्फानाइट तक आगे एक्सटेंड कर सकते हैं हम। ये जो लाइन रे है इसको हम इन्फानाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिगर में देखोगे तो यही एक्सटेंड हो रहा है। इसे बोल देते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसे क्या बोल देते हैं, टर्मिनल पॉइंट, या फिर टिप भी इसे हम लोग कह देते हैं। सो इस वेक्टर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अभी हमने जस्ट देखा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है इसमें वेक्टर में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो मॉडुलस से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस से डिनोट करते हैं, या फिर इसके ऊपर से एरो हटा दो, तो अब ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब ये स्केलर हो गया, ये क्या हो गया, स्केलर। और इसमें अगर डायरेक्शन दे दिए तो ये क्या बन गया, आपका वेक्टर हो गया, है ना। सो यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए, तो मैग्नीट्यूड हमने समझ गया, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे मोड से डिनोट करते हैं, आप या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से कुछ नोट करने वाली बात है कि जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी वेक्टर का, वो नॉन निगेटिव नहीं हो सकता है। वो वेक्टर जो होगा, सॉरी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है ना, और इमेजिनरी नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब वेक्टर जो होगा या तो जीरो हो सकता है, या जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट जीरो से छोटा कोई भी वेक्टर पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर ए बी जो अगर हमने यहाँ पे देखा हुआ है, इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर के पास होते हैं। कौन कौन, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। अब ये लेंथ क्या होता है, अब जैसे मान लो हमने वेक्टर ए बी लिखा, इसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहला है लेंथ। लेंथ मीन्स व्हाट, यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है मीन्स इनिशियल पॉइंट, और ये टर्मिनल पॉइंट, इस एरो का कितना लेंथ है। तो इस एरो का जितना लेंथ होगा वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। जैसे कि मान लो कि ये ए से बी है, तो अब देखो, अब जैसे कंसिडरेशन होती है, अब जैसे मान लो कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मीटर लंबा एरो खींचो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम कंसिडरेशन कर लेते हैं, बट मानते क्या है कि यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। तो लेंथ जो होगा मतलब इस वेक्टर ए का, ए से बी को, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। और ऊपर हम पढ़े मैग्नीट्यूड को कैसे नोट करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। तो ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स व्हाट, कि वो जो लाइन हम ऊपर एरो ड्रॉ कर रहे हैं, एक वेक्टर के पास क्या होगा, वो एरो भी होगा, ये वाला एरो। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं सपोर्ट। ये जो लाइन सेगमेंट एरो वाला है,
इसे क्या बोल देते हैं, सपोर्ट, जिसे ये डिनोट करता है कि ये जो क्वांटिटी है या फिर ये क्या है, वेक्टर है। एंड थर्ड इज सेंस। सेंस क्या होता है, अब जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम या तो ए बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं या बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है, इसी को बोलते हैं सेंस। अगर ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेंस क्या बनेगा कि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी है, मतलब ए से बी जा रहा है। और बी ए अगर लिखा हुआ है तो इनिशियल पॉइंट बी होगा और इधर जा रहा है, तो इसी में बोलते हैं सेंस कि एक वेक्टर अगर है तो उसमें ये सेंस होगा ही होगा। ए बी और बी ए सेम नहीं हो सकता, उसको किस तरह से लिखा गया वो भी मायने रखता है। तो दिस इज कॉल्ड सेंस। तो अगर ये वेक्टर है उसमें ये तीन चीज़ों होती है। तो हमने वेक्टर के बारे में और भी डिटेल में जान लिया। अब कुछ आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये क्या होते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर? पहला आता है जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, अभी हमने जस्ट देखा कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। एंड इसे जीरो लिख के ये कर देते हैं, डिनोट करते हैं। इसको जीरो वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, जीरो लिख के डिनोट कर देंगे। अब क्या हो गया कि इसका जो अगर रियल लाइफ में अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या होता है, आपका आर्बिट्रेरी होता है जीरो वेक्टर का। मीन्स बिकॉज ऑफ जीरो वेक्टर को किस तरह से हम डिनोट कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट नाम से यूनिट से भी नाम पता चल, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। अगर कोई वेक्टर है जिसका मॉडुलस ऑफ यूनिटी, या मॉडुलस ऑफ यूनिटी मीन्स क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। अगर उसका मॉडुलस ऑफ यूनिटी या फिर मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, मतलब एक हो, उसे हम लोग बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। जैसे कि मान लो अगर कोई वेक्टर, जैसे मान लो ये है, अब ये कोई वेक्टर है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, 1। इसे क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए थोड़ा सा स्पेशल केस हम यूज करते हैं। जैसे कि ए बी अगर एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ए बी का मॉडुलस अगर 1 है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं, ये कैप अगर यूज करेंगे तो मतलब ये कैप किसके लिए यूज की जाती है, यूनिट वेक्टर की स्पेशल केस है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एलो ही यूज करते हैं, बट अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कैप यूज करते हैं, है ना। यूनिट वेक्टर का जनरली यूज जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है। यूनिट वेक्टर का क्या होता है, किसी चीज़ का हम लोग यूज जो ज़्यादातर करते हैं वो डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप अगर उसके ऊपर लगा दिए तो वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, उसे बोलेंगे ए कैप। जैसे कि मान लो ए लिखा हुआ है, ए इज़ अ वेक्टर और उसके ऊपर यूनिट है कैप है, तो इसीलिए क्या बोल देंगे, ए कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट, अगर हमको ए कैप का फॉर्मूला निकालने बोलेंगे तो हम वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगी। देखो कैसे, जैसे कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, है ना। अगर ए वेक्टर है तो इसको क्या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। अगर ए कैप होगा तो मैग्नीट्यूड 1 होगा और फिर उसके बाद डायरेक्शन होगा, है कि नहीं है। अब देखो ये जो ए है इसी को हमने यूनिट वेक्टर बनाने हैं, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 4/5 5/5 करते तो 1 आ जाता है। अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमको 1 आ जाएगा। तो अगर इस वेक्टर में, ये जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें, तो मैग्नीट्यूड करके 1 आ जाएगा और डायरेक्शन तो उसका रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। तो उसे क्या बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर। सो यहाँ से इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं, फॉर्मूला में ला रखे हैं कि अगर कोई ए यूनिट वेक्टर हमको बनाना है तो इसको कैसे बोल देंगे, तो वेक्टर ए हो गया और उसका मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और डायरेक्शन उसके पास वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है कि वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आप यहाँ से किसी भी यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नोट रखने करने वाली बातें हैं, क्या क्या, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई जे के रिस्पेक्टिवली। अगर कोई यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर का हमने पहले ही बताया था किसका किस में यूज़ होता है, डायरेक्शन में ज़्यादा इसका यूज करते हैं हम लोग। अगर एक्स एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वहाँ पे हम आई अगर लगा देते हैं तो वो उसका मतलब वो ये हो जाता है कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। जैसे कि मान लो 5 है और इसे आई लगा दिए, तो 5 आई लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा,
यूनिट वेक्टर हो, सॉरी आई लगा दिए तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। अगर जे लगा हुआ है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, और के लगा हुआ है तो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। टू यूनिट वेक्टर मे नॉट बी इक्वल अनलेस दे हैव द सेम डायरेक्शन। अब ये इक्वल वेक्टर क्या होता है वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आई कैप जनरली बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो चुकी है। आई वॉज थिंकिंग कि नीचे लिखा होगा, बट इसको क्या लिखते हैं, आई कैप। इसके ऊपर कैप दे दो, इसके ऊपर कैप दे दो, इसके ऊपर कैप। अगर ये जो कैप है ना, ये क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन को। आई कैप जो है मैग्नीट्यूड तो वन ही है, और वन से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहता है। लेकिन अगर इसका जो डायरेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करने में ये डायरेक्शन आ गया, तो यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने में होता है। और अगर एक्स एक्सिस तरफ में कोई वेक्टर है, उसमें अगर आई लगा हुआ, आई कैप मीन्स वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर जे कैप लगा दिए तो उसके अंदर क्या हो गया, वाई एक्सिस की तरफ हो गया। अगर मान लो के कैप लगा दिया तो इसका मतलब किधर है, जेड एक्सिस की तरफ है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो 5 है और 5 के साथ हमने आई कैप लगा दिया, तो मतलब ये जो 5 है ये किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब ये 5 कुछ भी हो सकता है, वो क्वांटिटी हम अभी नहीं ले रहे हैं, बट ये कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 10 है और ये जे कैप लगा, मतलब किधर जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये जो कैप है ना, आई के जे के, ये आपको डायरेक्शन बताने में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट आता है लाइक और अनलाइक वेक्टर। ये लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। सॉरी। अब देखो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर मान लो कि ए बी, अगर डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी क्या उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मतलब वो दोनों क्या हो, लाइक वेक्टर हैं। अगर एक डायरेक्शन इधर, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट क्या हो, मतलब एक वेक्टर क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो ये लाइक वेक्टर नहीं हुआ। मतलब क्या कि अगर क्या होगा कि अगर दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे बोल देंगे लाइक वेक्टर, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे, अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर एक दूसरे के सब पैरेलल है, मतलब वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो दोनों वेक्टर को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। देखो नाम से पता चल रहा है, को इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा था अगर ये वेक्टर है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, इसका टर्मिनल पॉइंट हो। तो को इनिशियल मतलब क्या होगा, अगर कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम ही है। को मतलब होता है सेम। अगर मान लो कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम ही है, तो वो क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट आता है को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या होगा, अगर कोई वेक्टर सेम पोल में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सॉरी सेम प्लेन में रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, को प्लेनर वेक्टर। जैसे देखो प्लेन होता क्या है, अब मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो है ये ऐसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, जेड। तो एक्स वाई में अगर मान लो कोई वेक्टर है ये वाला और ये वाला, तो देखो ये वेक्टर भी अगर मान लो इसको मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं पी क्यू, तो बताओ ये भी किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में ही है ना, और पी क्यू भी किस में प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में है। बट एक और पॉइंट प्लेन ले लेते हैं, ये वाला, इसको मान लेते हैं एल एम। ये एल एम किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। एल एम किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। तो क्या ए बी और एक्स एल एम एक प्लेन में है, नहीं है। तो ये एक को प्लेनर वेक्टर नहीं हुए, और ये दोनों को प्लेनर वेक्टर हो जाएंगे क्योंकि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर कोई वेक्टर एक ही प्लेन में होगा तो उसे क्या बोल देंगे, को प्लेनर वेक्टर, क्योंकि को मीन्स क्या होता है, सेम। अगर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, अगर कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, अगर सेम है तो हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। बट सच 3 और मोर वेक्टर्स मे नॉट बी कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो ये हमेशा कोप्लेनर होगा। और यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे तो हमेशा कोप्लेनर नहीं होगा, कोप्लेनर हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। उस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लो हम फिर से एक कार्टेशियन सिस्टम डिनोट कर देते हैं। एक सेकेंड, एक ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब क्या है, अब मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा है, हमने क्या किया, एक इधर दिया एक इधर दिया, तो ये किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। अगर एक वेक्टर ये है और एक इधर क्या कर दिए, ये कर दिए, तो
ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो इसको अगर नीचे देखेंगे तो ये नीचे इस प्लेन में आएगा, ये वाला प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में आ गया। अगर एक वेक्टर यहाँ है, एक मतलब इधर गया, एक वेक्टर क्या हो गया, इधर हो गया, तो किस प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। तो दो वेक्टर अगर किधर भी ड्रॉ कर दे, अगर इधर इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में आ जाएगा। तो अगर कोई वेक्टर दो मतलब दो वेक्टर है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है तो हमेशा कोप्लेनर होगा। लेकिन अगर तीन अगर दे देते हैं या दो से अधिक होंगे तो हो सकता है कि एक ही में हो, लेकिन हमेशा एक ही प्लेन में नहीं होगा। जैसे देखो, अगर यहाँ पे एक और वेक्टर देते हैं, ये देखो एक ही प्लेन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ऐसे इधर दे देते हैं, इधर बताओ, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की जेड एक्सिस की तरफ आ गया, तो क्या हो गया आपका, ये अलग को प्लेन में आ गया ना, तो कोप्लेनर हो पाया नहीं। तो ये नोट जो है वही कह रहा है कि अगर दो वेक्टर है और वो इनिशियल पॉइंट सेम मतलब को इनिशियल वेक्टर है तो वो कोप्लेनर वेक्टर होगा, है ना। लेकिन अगर यही दो या दो से अधिक को इनिशियल वेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि वो कैसा होगा, कोप्लेनर होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा है। आई होप आपको ये समझ में आगे होगी। मैं इस कार्टेशियन सिस्टम को हटाता हूँ। नेक्स्ट, को टर्मिनस वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, हमने बताया था टर्मिनल पॉइंट, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, सॉरी, तो इसका ये एक वेक्टर का मतलब यहाँ ड्रॉ किया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। अगर एक वेक्टर ये, इसका भी टर्मिनल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो अगर कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह मीट कर रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, को टर्मिनस वेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। एक कोई भी वेक्टर निगेटिव कब होगा, देखो, निगेटिव वेक्टर मतलब होता है उसके अपोजिट। निगेटिव मतलब वेक्टर मीन्स क्या होता है, उसके अपोजिट। मगर मान लो कि एक यहाँ पे वेक्टर है, ये ए बी जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक और वेक्टर ले लेते हैं, ये मान लो पी क्यू, ये किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट को यहाँ पे क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अपोजिट को क्या लेते हैं, हमेशा निगेटिव। अपोजिट को हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव। तो ये जो अपोजिट वेक्टर होते हैं उसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव वेक्टर। तो अगर निगेटिव वेक्टर किसे बोलेंगे, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन वेक्टर डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो, तो उसे क्या बोल देंगे, निगेटिव वेक्टर। जैसे देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। अब देखो, अपोजिट को ही क्या बोलते हैं, निगेटिव। अगर हम इसमें निगेटिव साइन लगा देंगे तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि माइनस मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो ये जो कोई वेक्टर है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसमें माइनस वेस्ट लगा दिए तो किधर चला जाएगा, ईस्ट में। तो बताओ क्या ये एक दूसरे के मतलब बराबर हो जाएगा। तो हम ए बी बराबर माइनस पी क्यू वैक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम है और ये उल्टा हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे, निगेटिव वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर किसी के मैग्नीट्यूड में बराबर हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव वेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर होगी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, निगेटिव ए, तो पी क्यू बराबर ए, देन क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। हमने बताया था अगर मान लो कि पी क्यू है, यहाँ पे जैसे ए बी है, अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर कर देते हैं, इसको बी ए कर देते हैं। तो अब ए बी बराबर क्या हो गया, इधर से इधर, हमने इसे सेंस ऑफ वेक्टर पढ़े थे हम लोग, सेंस वेक्टर में सेंस होता है, तो ए बी अगर लिखें तो इधर हो गया। अब बी ए लिखेंगे तो क्या, सॉरी हमने मार्किंग ये गलत कर दिया है, इसको लिखो जैसे नाम था इसको। अगर हम यहाँ पे इसको लिखो, इसको कैसे लिखेंगे, बी ए वैक्टर, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे, ए बी वैक्टर। क्या एक दूसरे का अपोजिट है, यस। इसी को हमने बोला था ये बराबर नहीं होगा, इसको क्या बोल देंगे, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर। गॉट इट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, देखो, अगर कोई मान लो कोई एक वेक्टर है जिसका ए बी और कोई वेक्टर है पी क्यू, अगर इसका डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इसके रेसिप्रोकल के बारे में, रेसिप्रोकल के हैं, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा या इन्वर्स। अगर जैसे मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू लेते हैं, वो अगर 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के बराबर है, डायरेक्शन तो सेम है दोनों का, पी क्यू का और ए बी का क्या हो गया, डायरेक्शन सेम ही है, तो पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू अगर इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, वो अगर ए बी के मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो इसे क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल को वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो अगर मान लो पी क्यू रेसिप्रोकल वेक्टर है तो पी क्यू इन्वर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पी क्यू इन्वर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सच दैट गिवन ए बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेक्टर इज नॉन एज द रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। दस इफ ए बराबर ए, तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/a। अगर मैग्नीट्यूड का ए है तो अगर ए इन्वर्स निकालेंगे मीन्स इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a। अगर यूनिट वेक्टर इज सेल्फ रेसिप्रोकल,
अब बताओ 1 को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/1 आएगा, तो इसी में कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या रेसिप्रोकल जो होता है वो खुद ही होता है, मतलब यूनिट वेक्टर का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, आप ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं? अब जैसे मान लो किसी स्पेस में, स्पेस क्या होता है, कहीं पे भी, अगर स्पेस में वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझना है कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है, कहीं पे भी कोई फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रही है, तो अब देखो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट से ये फोर्स क्या है, लगा है। तो ये एक सर्टेन लोकेशन है, मान लो इतना बड़ा पूरा हमारा स्क्रीन है, इस स्क्रीन में सिर्फ यही पॉइंट से फोर्स लगा है, तो इसका एक सर्टेन क्या है, लोकेशन है। तो ये क्या हो गया आपका लोकलाइज्ड वेक्टर, इसे क्या बोल देंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। और इसके पैरेलल कोई अगर फ्री ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो अगर देखो इसको पैरेलल, इसके पैरेलल कोई फोर्स वेक्टर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीन के यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, फ्री वेक्टर्स। तो आपको लोकलाइज्ड वेक्टर्स एंड फ्री वेक्टर्स समझे। ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब एक सर्टेन पॉइंट से ही क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ये पूरे स्क्रीन में एक पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। और इसके पैरेलल अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब तो इसके पैरेलल ये भी वेक्टर है ना, क्योंकि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, वही पैरेलल होता है, तो हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री वेक्टर्स। पढ़ लेना, वेक्टर्स विच हैज ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट in a space is called a localized vector. For example, a force on acting on a rigid body is localized vector as its effects depend on the line of action. मतलब कहाँ फोर्स लगा है, but if the value of vector depends only on its length and direction is independent. So मैं वही बता रहा हूँ, अगर इसे पैरेलल वेक्टर को ड्रॉ किए थे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड की बात करते थे, मैग्नीट्यूड को की बात करेंगे तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड का आप फ्री वेक्टर्स बोल सकते हो, या फिर ये भी क्या हो जाएंगे, फ्री वेक्टर होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो ये सब वेक्टर्स के टाइप्स हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर ओई विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। में से मान लो कोई एक पॉइंट है, ये मान लो पॉइंट है, इसका मान लेते हैं ओ पॉइंट, कोई पॉइंट है, इसका कोई ना कोई, अगर मान लो कोई कार्टेशियन सिस्टम अगर बनाते हैं, जैसे कोई ना कोई लोकेशन होगा, उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसका नाम ओ के हटा के कुछ और ले लेते हैं, तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसका नाम ले लो पी। तो ये हमारा ओरिजिन होता है ओ कार्टेशियन सिस्टम का। तो अगर यहाँ से अगर ओरिजिन से अगर इसका हम लोकेशन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी। और इसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्या हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या पी के पास चले जाएंगे, नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन है कि हमको इधर ही जाना पड़ेगा। देखो डायरेक्शन पे डिपेंड तो कर रहा है, और दूरी भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिक्स दूरी है कि इतना ही होना चाहिए, अगर मान लो ज़्यादा दूरी हो गया तो नहीं होगा। तो एक सर्टेन डायरेक्शन भी है और सर्टेन क्या है, डिस्टेंस भी है। तो ये जो पोजीशन बता रहा है ओरिजिन, ये स्ट्रेट मतलब लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से उस पॉइंट गिवन पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन इज ऑल्सो ए वेक्टर बिकॉज हम किसी भी डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो वो हमको वो पॉइंट नहीं मिल पाएगी। तो सो दिस इज ऑल्सो है पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन इज ऑल्सो ए वेक्टर। और पोजीशन एक वेक्टर को किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस अगले पॉइंट में डिपेंड करेंगे कि पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज। अब देखो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया, लेट्स कंसीडर इट्स अ एक्स, लेट्स कंसीडर इट्स अ एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब देखो मान लो हमारा कोई वेक्टर ये है, तो अगर हमको यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। तो हम अभी जेड एक्सिस को इग्नोर कर रहे हैं, एक्स वाई में जाना। तो ये जो हम अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर अगर कोई हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर होगा इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको आर से जनरली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस पोजीशन वेक्टर को हम और कैसे बता सकते हैं, कैसे, तो हम बोलेंगे भाई देखो एक्स में इतना जाओ और वाई में कितना जाओ, इतना जाओ। अगर एक्स और वाई में इतना चलोगे तुम क्या हो जाओगे, पोजीशन वेक्टर तुमको मिल जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, तो मतलब एक्स में इतना चलो और वाई में वाई इतना दूरी चलो तो मिल जाएगा। तो अब देखो आर को हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस जो है एक्स डायरेक्शन में चलो और वाई डिस्टेंस जो है वाई डायरेक्शन में चलो, तो क्या तुम इस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। तो आर जो है वो ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस बता रहा है, और ये एक्स और वाई जो है आपको एक्सिस के थ्रू बता रहा है, लेकिन बता तो सेम ही चीज़ रहा है, तो हम आर को ये दोनों नहीं लिख सकते हैं।
और अभी पढ़े हैं थे ऊपर कि एक्स एक्सिस में अगर कोई जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप नोट करते हैं। तो अगर एक्स डिस्टेंस के साथ आई कैप लगा दिए, एक्स और आई कैप लगा दिए, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस जा रहे हैं, और फिर वाई के साथ हम क्या लगा दिए, जे डायरेक्शन लगा लिए, मतलब क्या कि वाई डिस्टेंस जे एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको पोजीशन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगा, तो आर बराबर क्या लिख देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यही आपको लिखा हुआ है। ये 3D मतलब जब जेड एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जेड यहाँ पे के कैप आ जाएगा, है ना, जेड आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है तो उसे क्या बोल देते हैं, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड दे हैव द सेम और पैरेलल सपोर्ट एंड सेम सेंस। सेम सेंस और सेम सपोर्ट का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि अब सेंस भी सेम होना चाहिए, सेम सपोर्ट मतलब तो हो गया सेम डायरेक्शन, और सेंस भी क्या होना चाहिए, सेम, कि इधर से इधर ही जाना चाहिए, है ना। तो दिस इज व्हाट इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अगर मतलब अगर ए बी कोई वेक्टर है जो इधर मतलब यहाँ से यहाँ कोई वेक्टर जा रहा है, इसका नाम हम ए बी रख दिए हैं, और पी क्यू एक वेक्टर है जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जितना डिस्टेंस इतना उतना डिस्टेंस ये है, और एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे थे, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर्स, है ना। मतलब कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, वेक्टर्स को पढ़ा और वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स को पढ़ा। अब जो है अगले क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 और 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर फर्दर हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हो, कोई भी आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली गेट यू।